Hello students. Today topic smaller river flowing toward the west. छोटी नदियाँ जो वेस्ट की ओर फ्लो करके अपने वाटर को अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती हैं, उन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें जो इसकी इम्पोर्टेंट रिवर थी, उनकी लेंथ, उनको कौन से स्टेट में फ़्लो होती है, उनका कैचमेंट एरिया, उनका वाटर डिवाइड एरिया और ओरिजिनेट प्लेस आदि के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द वेस्टर्न डायरेक्शंस। इंडिया के वेस्ट के अंदर जा कर के जो नदियाँ अरेबियन सी में अपने वाटर को गिराती हैं। द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द अरेबियन सी हैव शॉर्ट कोर्स, जिनका छोटा कोर्स होता है, जिनका छोटा मार्ग होता है। वाई डू दे हैव शॉर्ट कोर्स, इनका कोर्स शॉर्ट क्यों है? क्योंकि ये स्मॉलर रिवर से ओरिजिनेट्स होती हैं और इनके नियर बाई कोई मेन रिवर्स होती है, जिसके कारण से ये अपने वाटर को उसमें डिस्चार्ज कर देती हैं, या फिर इनका जो वाटर डिवाइड एरिया जो है वो इनके लिए शॉर्ट एरिया जो है वो प्रोवाइड करती हैं, कम क्षेत्र जो है वो इनका प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे फाइंड आउट द स्मॉलर रिवर ऑफ गुजरात। गुजरात की जो कुछ छोटी नदियां हैं उनमें हम बात कर रहे हैं, जिनके अंदर जो है वो आपकी आती है शेतुरंजी। शेतुरंजी जो रिवर्स है, सच एज रिवर विच आर नियर द डलकाहवा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। अमरेली डिस्ट्रिक्ट के डलकावा जगह से ये निकलती है और शेतुरंजी इसका नाम है, जो गुजरात के अंदर फ्लो होती है। उसके बाद जो आती है तभद्रा, ओरिजिनेट नियर द अनियाली विलेज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। राजकोट डिस्ट्रिक्ट में से ये फ्लो होती है। इसके बाद जो नदी आती है ढाढर। ढाढर राइज नियर द घंटार गांव, घंटार विलेज इन द पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। साबरमती एंड माही आर द टू फेमस रिवर ऑफ गुजरात। जो है ये इसकी मेन इम्पोर्टेंट रिवर जो गुजरात के अंदर फ्लो होती हैं और अपने वाटर को जा कर के ये अरेबियन सी के अंदर डिस्चार्ज करती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट द वैतरनी राइज फ्रॉम द त्रिबंक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट एट द एलिवेशंस ऑफ 670 मीटर। 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरनी नदी जो है वो त्रिबंकी पहाड़ियों से निकलती है। ये महाराष्ट्र के अंदर बहने वाली नदी है। नासिक जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। द कालंदी राइज फ्रॉम बेलगांव डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल द कारवार बे। कारवार बे के अंदर जा कर के ये अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। कारवार जो बे है ये आपकी गोवा के नॉर्थ के अंदर है। गोवा के नॉर्थ साइड के अंदर कारवार की खाड़ी जो है ये आती है, कर्नाटका के अंदर। गोवा के नॉर्थ साउथ के अंदर है, जो कर्नाटका के अंदर ये आती है। गोवा के नॉर्थ में नहीं है, गोवा के साउथ के अंदर जो है कर्नाटका के अंदर कारवार बे है। कारवार सी पोर्ट भी है एक इम्पोर्टेंट कर्नाटका के अंदर। द सोर्स ऑफ बेदती रिवर लाई इन हुबली धारवाड़ रीजन। जो धारवाड़ रीजन से निकलती है बेदती रिवर एंड ट्रैवर्स ए कोर्स ऑफ 161 किलोमीटर और 161 किलोमीटर के मार्ग में ये बहती है। उसके बाद जो है कर्नाटक की अगली रिवर जो आती है वो आती है शरावती। इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट रिवर इन कर्नाटका फ्लोइंग टूवर्ड द वेस्ट, जो वेस्ट की ओर फ्लो होती है। शरावती ओरिजिनेट ए शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड डेरेंज ए कैचमेंट एरिया ऑफ 2209 स्क्वायर किलोमीटर, 2209
90 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फ्लो होती है। शरावती रिवर पर इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है जोग वाटरफॉल, जिसको हम गरसपा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, ये शरावती नदी में कर्नाटका के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है वो आती है आपकी गोवा की रिवर। गोवा हैज़ 2 इम्पोर्टेंट रिवर विच कैन बी मेंशन हेयर, जिनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। वो 2 हैं, एक आती है वन ऑफ मांडवी एंड अदर ऑफ ज्वारी। मांडवी और ज्वारी 2 रिवर हैं। मांडवी नॉर्थ के अंदर गोवा के नॉर्थ में फ़्लो होती है और ज्वारी जो है वो साउथ के अंदर फ़्लो होती है। यू कैन लोकेटेड देम ऑन मैप। मैप पे इनको मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर ज्वारी है और कहाँ पर आपकी मांडवी है। ये गोवा है, मैप में देखिए गोवा में जहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर मिलता है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होकर के नॉर्थ साइड के अंदर जाकर के ये गिरती है गोवा के नॉर्थ में, जो आपकी मांडवी है। साउथ के अंदर जो है वो ज्वारी रिवर आती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं केरला की इम्पोर्टेंट रिवर। केरला हैज़ ए नैरो कोस्ट लाइन। नैरो कोस्ट लाइन है। द लॉन्गेस्ट रिवर इज केरला भारतपुंजा। केरला की जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो कौन सी आती है आपकी? भारतपुंजा आती है। राइज नियर द अन्नामलाई हिल, जो पिछले चैप्टर में आपको बताया था अन्नामलाई हिल्स कहाँ से, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इट ऑल्सो नोन एज द पोनानी, इसको पोनानी के नाम से वहाँ पर जानते हैं। इट डेरेंस एन एरिया ऑफ 5397 स्क्वायर किलोमीटर, 5397 किलोमीटर ये बहती है। कंपेयर इट्स कैचमेंट एरिया विद द शरावती रिवर ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर जो शरावती रिवर का कैचमेंट एरिया है वो 2209 है। और आपकी जो है पोनानी रिवर, जिसको भारतपुंजा रिवर के नाम से भी जानते हैं, ये 5397 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इसका कैचमेंट एरिया आता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो केरला की आती है, द पेरियार इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। इट कैचमेंट एरिया इज 5247 स्क्वायर किलोमीटर, 43 स्क्वायर किलोमीटर। यू कैन सी देयर द मार्जिनल डिफरेंस इन द कैचमेंट एरिया ऑफ भारतपुंजा एंड पेरियार में, और भारतपुंजा में थोड़ा सा डिफरेंस है इनके कैचमेंट एरिया के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इनको जो है आप अपने मैप के अंदर जो एटलस है उसकी सहायता से आपको इनको फिलिप करके, या जो है वो अदर्स जो सोर्स है उनकी हेल्प ले करके, और इनको आप मैप के अंदर फिलिप करके इनकी स्टडी करेंगे। इसके बाद आती है अनोदर रिवर ऑफ केरला वर्थ मेंशन इज पंबा रिवर विच फॉल द वेवनाद कयाल। वेवनाद कयाल जो केरला के अंदर एक झील बनी हुई है, लेक आफ्टर ट्रैवर्सिंग कोर्स ऑफ 177 किलोमीटर। जो वेवनाद कयाल लेक है वो ट्रांसवर्सिंग करती है, मीन्स ट्रैवलिंग करती है 177 किलोमीटर की दूरी तक। और उसके बाद ये जो पंबा रिवर है ये वेवनाद कयाल में जाकर के अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। तो ये थी आपकी वेस्ट की ओर फ्लो होने वाली रिवर्स। इसमें बॉक्स के अंदर जो दिया गया है इसमें ध्यान दें। साबरमती गुजरात के अंदर आती है, माही भी गुजरात की आती है। उसके बाद जो गुजरात की धारवाड़ रीजन्स के अंदर धांधर रिवर ये भी गुजरात के अंदर आती है। काली नंदी जो है वो कर्नाटक के अंदर आती है। शरावती कर्नाटक के अंदर आती है। भारतपुंजा केरला के अंदर आती है और पेरियार केरला के अंदर आती है। ये इनके कैचमेंट एरिया हैं जिनको आप बॉक्स के अंदर देख करके अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, क्योंकि ये बहुत सी बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी रिवर्स का कैचमेंट एरिया लार्ज है, कौन सी का स्मॉल है, और कौन सी रिवर जो है वो किस स्टेट में फ़्लो होती है। तो ये बहुत सी बार जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर
जो हमारे कम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर से ये पूछ लेते हैं कि साबरमती रिवर है वो कौन से स्टेट के अंदर है, काली नंदी है वो कौन सी है, शरावती है वो कौन से स्टेट की है, या पेरियार कौन से स्टेट की है। तो ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं आपके समाल रिवर फ्लो टुवर्ड द ईस्ट। कुछ नदियाँ जो छोटी हैं और ईस्ट की ओर फ्लो होती हैं, तो उनमें से वो कौन सी आती है। ईस्ट की ओर फ्लो होने वाली जो रिवर्स हैं उनमें देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट अलोंग देयर ट्यूबिलिटी, अपनी ट्यूबिलिटी के साथ। कैन यू नेम सम ऑफ दीज रिवर। तो इसके अंदर सुब्रनरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, पन्नार, पालर जो हैं ये रिवर्स आती हैं, जो बॉक्स के अंदर ऊपर दी गई है। दीज आर द स्मॉल रिवर्स विच ज्वाइन बे ऑफ बंगाल थ्रू स्मॉल, दीज आर इम्पोर्टेंट ऑफ दिस ऑन राइट। इनमें से ये छोटे होते हुए भी इनका बहुत अधिक महत्व है। दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑफ देयर ऑन राइट। द सुब्रनरेखा, सुब्रनरेखा जो है वो ईस्ट की ओर फ्लो होने वाली जो है वो मेन रिवर के अंदर आती है, जो स्वर्णरेखा के नाम से भी इसको कई जगह पर जानते हैं। उसके बाद द वैतरनी रिवर्स आती है, द ब्राह्मणी, द वामसाद्रा रिवर, द पेनार रिवर, उसके बाद पाला रिवर, उसके बाद वैगाई रिवर जो है ये इम्पोर्टेंट रिवर है। और ये कौन कौन से स्टेट में बहती हैं, फ्लो होती हैं, ये आप देखें। सुब्रनरेखा वेस्ट बंगाल के अंदर आती है, बैतरनी जो है वो उड़ीसा के अंदर आती है, ब्राह्मणी भी उड़ीसा के अंदर फ्लो होती है, पेनर रिवर जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर, और पाला रिवर है वो तमिलनाडु के अंदर फ्लो होती है। तो इनको आप बॉक्स में देख करके और नाम नोट कर लेंगे इनके कि कौन कौन से स्टेट के अंदर ये फ्लो होती है। इसके बाद आता है द रिवर रीजम्स। रिवर रीजम्स मीन्स होता है नदी के बहाव का जो पैटर्न होता है कि किस सीजन्स के अंदर नदी में वाटर वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, किस में कम होता है वाटर वॉल्यूम, कौन सी पेनिनसुलर रिवर और हिमालय रिवर में कौन सी में जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, किस में ऊपर रहता है, किस कब ज़्यादा कम होता है। तो इसको हम रिवर रीजम्स के नाम से जानते हैं। रिवर रीजम्स जो होता है द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर चैनल और ए ईयर इज नोन एज रिवर रीजम। ये दिया गया है, इसमें अंडरलाइन कर लें। द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर चैनल ओवर ए ईयर इज नोन एज रिवर रीजम। 1 मार्क्स के अंदर ये डेफिनेशंस पूछ सकते हैं आपसे और इनको ध्यान में रख लें। द नॉर्थ इंडियन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय आर पेरिनियल एज दे आर फीड बाई ग्लेशियर्स थ्रू स्नो मेल्ट and also receive rainfall water during rainy seasons। इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना है। पेरिनियल रिवर है जो हिमालय से निकलती है, मीन्स होल ईयर इनमें वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, ये फ्लो होती रहती हैं। एज दे आर फीड जो प्राप्त करती हैं वाटर ग्लेशियर थ्रू स्नो मेल्ट एंड आल्सो रिसीव रेनफॉल, और रेनफॉल से भी वाटर रिसीव करती हैं। द रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट नहीं होती है। एंड देयर फ्लो पैटर्न्स विटनेस फ्लक्चुएशंस, इसके अंदर जो वाटर होता है, जल का जो प्रवाह होता है वो परिवर्तित होता रहता है, फ्लक्चुएशंस उनमें होता रहता है, कभी अधिक कभी कम। यानी रेनी सीजन में साउथ इंडियन जो रिवर्स हैं उनमें वाटर अधिक हो जाता है, जबकि ड्राई सीजन्स के अंदर वो सूख जाती है। The flow increase considerably during the monsoon rains. Thus, the regions of the river of South India is controlled by the rainfalls, which also varies from one part to of। तो इसमें दिया गया है कि इनके अंदर जो वाटर का कंट्रोल होता है वो मानसून के थ्रू होता है। मानसून में इनमें वाटर जो है वो अधिक हो जाता है, और ड्राई सीजन्स में साउथ इंडियन जो रिवर्स हैं इनमें वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद देखिए इसमें द डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग ए रिवर मेजर ओवर टाइम। इसमें बताया गया है द डिस्चार्ज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग
ए रिवर मेजर ओवर टाइम। समय के साथ नदी के जल के प्रवाह को जो मापा जाता है, इसको मापने के लिए कि कितने समय में नदी का प्रवाह जो है वो कितना है, नदी के अंदर जल की जो मात्रा है वो कितने मिनट या सेकंड में कितने वाटर फ्लो हो रहा है। इट इज मेजर आइदर इन केस ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकंड। तो इसमें इसको क्यूबिक फुट प्रति सेकंड के रूप में मापा जाता है या क्यूसेक्स के रूप में मापा जाता है। तो वो क्यूबिक फीट पर सेकंड, कई बार वो जो वाटर रहता है उसको क्यूसेक्स के अंदर मापा जाता है और कई बार जो होता है वो क्यूमैक्स के अंदर मापा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, क्यूमैक्स के अंदर जब मापा जाता है तो उसको क्यूबिक मीटर पर सेकंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूसरा आता है क्यूसेक्स, ये आता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, कि कितना फीट वाटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है और कितने मीटर वाटर है वो पर सेकंड फ्लो हो रहा है। तो इसको वाटर के जो फ्लो होता है उसको क्यूसेक्स और क्यूमैक्स के रूप में मापते हैं। इन दोनों मेजरमेंट को आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। व्हाट डू यू मीन्स क्यूसेक्स, व्हाट डू यू मीन्स क्यूमैक्स। व्हेन वाटर फ्लो मेजर cubic feet per second is known as क्यूसेक्स, and when water flow measure cubic meter per second is known as क्यूमैक्स। The Ganga has the minimum flow during the जनवरी जून पीरियड। ये जनवरी गंगा का जो रिवर रीजम है, वाटर रीजम्स है, उसका दिया गया है कि गंगा के अंदर सबसे कम पानी जो होता है वो जनवरी से जून के अंदर होता है, क्योंकि जनवरी के अंदर जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिससे ग्लेशियर स्लो मेल्ट होते हैं और रिवर्स के अंदर जो वाटर है वो भी कम हो जाता है। जून तक इसके अंदर वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जून में जा कर के और जो आपके ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होने, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेल्ट होने स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पीरियड तक उसमें वाटर कम होता है। द मैक्सिमम फ्लो इज अटेंडेड आइदर इन अगस्त और इन सितंबर। और सबसे अधिक वाटर जो इसमें फ़्लो होता है वो अगस्त और सितंबर में स्टार्ट होता है, क्योंकि जून के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो आइस जो होती है वो भी फास्टली मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा आपके मॉनसून सीजन भी इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें आइस मेल्ट और मॉनसून दोनों का वाटर जो है वो मिक्स होकर के इसमें रिवर रीजम्स के अंदर मैक्सिमम वाटर फ्लो होता है। आफ्टर सितंबर देयर इज स्टेडी फॉल इन द फ्लो। सितंबर के बाद फिर से समाप्त हो जाता है, क्योंकि सितंबर के बाद रेनी सीजन्स जो है वो एंड हो जाता है और रेन लेस हो जाती है। द रिवर दस इज मॉनसून रीजम्स ड्यूरिंग इन रेनी सीजन। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका दीज आर स्ट्रीकिंग डिफरेंस इन द रिवर रीजम्स इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन। गंगा के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट जो होता है उसमें भी काफ़ी अंतर आ जाता है। द गंगा मेंशन ए साइजेबल फ्लो इन द अर्ली पार्ट ऑफ समर ड्यू टू द स्नो मेल्ट बिफोर द मानसून रेन्स बिगिन। इसमें दिया गया है कि वर्षा पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, कि जैसे ही जून जो स्टार्ट होता है टेम्परेचर हाई होता है तो उससे ही जो आइस होती है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है और उससे ही गंगा के जो प्रवाह होता है उसमें जल काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। द मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द गंगा इज फरक्का इज अबाउट 55,000 क्यूसेक्स while the mean minimum is only 1300 क्यूसेक्स। इसके अंदर दिया गया है कि जब रेनी सीजन्स होती है तो उस टाइम पीरियड के अंदर गंगा नदी के अंदर 55,000 क्यूसेक्स वाटर जो है वो फ्लो होता है फरक्का डैम के पास, फरक्का डैम से। जबकि मिनिमम जो होता है, जो आपको बताया था जनवरी और जून के बीच के अंदर,
उस टाइम पीरियड के अंदर इसका वाटर जो है वो मिनिमम होकर के 1300 क्यूसेक्स तक हो जाता है। वाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए लार्ज डिफरेंस, इस लार्ज डिफरेंस के क्या कारण है? तो ऊपर बताया है इसमें कि जो मैक्सिमम होता है तो उसमें रेनी सीजन्स और आइस मेल्ट दोनों का वाटर मिक्स होकर के इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे उसका क्यूसेक्स इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि आपके अगस्त और सितंबर के अंदर रेनफॉल कम हो जाता है और अगस्त और सितंबर के अंदर जाकर के जो आइस है उसका भी टेम्परेचर रिड्यूस होने के कारण से वो भी कम मेल्ट होता है। टेम्परेचर घट जाता है इसलिए वो मेल्ट होना कम हो जाता है। तो उस कंडीशंस के अंदर भी जो है रिवर्स के अंदर वाटर कम हो जाता है। दूसरे ड्राई सीजन्स होता है तो ड्राई सीजन्स के अंदर इरिगेशन पर्पज़ वगैरह के लिए भी जो वाटर होता है वो यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, जिसके कारण से रिवर का जो वाटर होता है वो 1300 और कम हो जाता है, 1300 क्यूसेक्स, और बढ़ कर के जब मैक्सिमम होता है तो 55,000 क्यूसेक्स तक पहुँच जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसी प्रकार से जो हमारी साउथ इंडियन रिवर्स थी उनके भी जो पॉइंट्स हैं वो इसी प्रकार से हैं। तो इनमें आपको पूरे पैराग्राफ को इसमें से पढ़ लेना है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। हमारे जो रिवर वाटर हैं उनके जल के उपयोग की क्या सीमा है? तो इसमें देखिए, द रिवर ऑफ इंडिया कैरी हैज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर पर ईयर बट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन द टाइम एंड स्पेस। भारत की नदियों में प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर जल का प्रवाह होता है, लेकिन ये कह रहा है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान के अनुसार इसके जल का वितरण समान नहीं है, कहीं पर ये ज़्यादा है कहीं पर ये कम है। देयर आर पेरिनियल rivers carrying water throughout the year, while the non-perennial rivers have very little water in the dry seasons. During the rainy seasons, much of the water is wasted in flood and flow down the sea. रेनी सीजन्स के अंदर हमारा बहुत अधिक वाटर जो है वो फ्लड के रूप में या फ्लो डाउन द सी के रूप में डिस्चार्ज होकर के वेस्ट चला जाता है। हम इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। जो हमारे रिजर्व्स हैं, हमारे डैम्स हैं और अदर जो हमारे वाटर कंजर्वेशंस स्ट्रक्चर हैं उनकी कैपेसिटी इंडिया में बहुत कम होने के कारण से हमारा जो फ्रेश वाटर रिवर्स का प्योर वाटर होता है वो वेस्टेज चला जाता है। सिमिलरली व्हेन देयर इज द फ्लड इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री द अदर इज सफ़र फ्रॉम द ड्रोट। इसके कारण से ये होता है कि एक तरफ हमारे पास फ्लड आ रही होती है तो दूसरे पार्ट जो है वो हमारा क्या होता है, ड्रोट से अफेक्टेड होता है। जैसे कि बिहार के अंदर हमारी फ्लड आ रही होती है जबकि महाराष्ट्र के अंदर ड्रोट की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, राजस्थान के अंदर जो है वो ड्रोट की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। व्हाट डज इट हैपन? क्योंकि हमारे पास है, ये मैं बता ही चुका हूँ, हमारे पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम है और हमारे जो रिवर्स हैं पेरिनियल रिवर्स और नॉन पेरिनियल रिवर्स इनको वेल कनेक्टिविटी की कमी है, लैक ऑफ वेल कनेक्टिविटी ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स। इज इट द प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स और दैट इज मेजरमेंट? तो इसमें हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी, वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी की क्या समस्या है और इसके मैनेजमेंट की क्या समस्या है। कैन यू सजेस्ट सम मेजर टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रोट सिमल्टेनियसली occurrings in the different part of the country? तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है ये, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रोट सिमल्टेनियसली occurring in different part of the country, कि एक ही साथ कंट्री के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं बाढ़ की स्थिति होती है तो कहीं जो है वो सूखे की स्थिति होती है। इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? तो इस समस्या के समाधान के लिए हम सुझाव दे सकते हैं कि हमारे रिवर्स हैं उनको इंटरकनेक्टेड कर दिया जाए और हमारे डैम स्ट्रक्चर्स वगैरह वाटर
रिजर्व कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए। डैम्स हैं, कैनाल्स हैं और जो अदर्स वाटर रिजर्व स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंक्रीज़ करके हमारे इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आगे इसमें दिया गया है, कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व और मिनिमाइज बाय ट्रांसफरिंग द सरप्लस वाटर फ्रॉम वन बेसिन टू द डेफिसिट बेसिन। जिन नदी बेसिन में जल की कमी होती है और जिनमें जल की अधिकता होती है, सरप्लस होता है, उनको हम आपस में कनेक्टेड करके वहाँ से ट्रांसफ़र करके वाटर को, और इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। जो ऊपर ड्रॉट और हमारी फ्लड की प्रॉब्लम थी उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डू वी हैव सम स्कीम ऑफ इंटर बेसिन लिंकिंग। क्या हमारे देश में नदी को जोड़ने से संबंधित कोई नीतियाँ बनाई गई हैं, कोई प्लान तैयार किया गया है? तो ये बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसमें आप ध्यान दें कि हमारे जो रिवर्स हैं उनको इंटरलिंकिंग करने के लिए प्लान जो है वो तैयार किए गए हैं। तो इसमें जो पेरियार रिवर आपकी कहाँ थी, केरला के अंदर। डाइवर्जन स्कीम तैयार की गई है जो 3280 किलोमीटर तक जो है वो नदी से 32,800 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसके अंदर वाटर सप्लाई करती है। दूसरी आती है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो आपको बताया था जब नदियां हम पढ़ रहे थे कि सतलुज रिवर के ऊपर जो है हरिके डैम बनाया गया है, जहां पर सतलुज और व्यास नदी आकर के मिलती है, वहां पर हरिके डैम बनाया गया है। वहां से पंजाब और पंजाब से राजस्थान को इंदिरा गांधी कैनाल का वाटर सप्लाई किया जा रहा है, जो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और आगे बढ़ा करके इसको सिक्की डिस्ट्रिक्ट तक ले जाने का प्लान है। तो वहाँ पर सतलुज और व्यास नदी का जो वाटर था उसको हमने प्रॉपर यूटिलाइज किया है और राजस्थान के ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है उसको वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई है। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट आता है। उसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर कुर्नूल और कुडप्पा कैनाल बना करके और उस क्षेत्र के अंदर जो है वो वाटर की सप्लाई करवाई जा रही है। इसके अंदर जो है पेनार और तुंगभद्रा रिवर्स जो हैं इनको आपस में जोड़ा गया है कुर्नूल कुडप्पा कैनाल के द्वारा। ठीक है, नहर बनाई गई है जो पेनार रिवर और तुंगभद्रा रिवर जो हैं उनको आपस में जोड़ा गया है। तो ये आंध्र प्रदेश का एक जो है स्कीम है जो रिवर्स को इंटरकनेक्टेड कर रहा है। उसके बाद जो है ब्यास सतलुज लिंक कैनाल, हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्यास और सतलुज नदी को आपस में 214 किलोमीटर की कैनाल बना करके इसको जोड़ा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद गंगा कावेरी लिंक कैनाल। गंगा आपकी देखिए कहाँ पर है, कावेरी कहाँ पर है, मैप में एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गंगा आपके सबसे ऊपर ये दिखाई गई है, गंगा जहाँ पर पेन का टिक किया जा रहा है, ये गंगा। और बिल्कुल साउथ के अंदर ये देखिए यहाँ पर दी गई है कावेरी। तो गंगा को कावेरी यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की कैनाल बना करके आपस में गंगा को महानदी से, महानदी को गोदावरी से, गोदावरी को कृष्णा से, कृष्णा को तुंगभद्रा, तुंगभद्रा से तो ये उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है ही कृष्णा की, और उसके बाद कावेरी के वाटर को किया जा रहा है। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर जो है वो प्रपोजल दिया था, 2014 के अंदर प्रपोजल दिया था, जिसमें इसको इंटरकनेक्टेड करने के लिए जो प्लान किया गया है उसके लिए 15 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 15 मीटिंग्स जो हैं हो चुकी हैं। लेकिन कुछ जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारा जो नॉर्थ से साउथ का टोपोग्राफिकल रीजन्स है, जो हमारे लैंड फीचर्स हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कहीं पर हमारे माउंटेन आ जाते हैं, कहीं पर वैली आ जाती हैं, कहीं पर प्लेन एरिया आ जाते हैं, जिनमें से कैनाल को कंस्ट्रक्शंस करना और इन रिवर्स को कनेक्टेड करना बहुत ही जो है वो हार्ड वर्क है, आसान काम नहीं है। इसलिए इस प्रपोजल पर काम किया जा रहा है कि कहाँ से कौन कौन से एरिया से कनेक्टेड करके और इनको आपस में कनेक्टेड किया जाए। साथ ही जो हमारे रिज्ड टोपोग्राफिकल रीजन्स हैं
इनके कारण से, और दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण से। इससे जो हमारा फ्लोरा और फौना है वो लार्ज स्केल्स के अंदर अफेक्टेड होगा, क्योंकि कैनाल्स का कंस्ट्रक्शंस करने के लिए जो हमारे माउंटेन वगैरह हैं उनके अंदर टनल वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना होगा, और वाटर को डिफरेंट रीजन्स पर से लिफ्टिंग करके उसको उठा करके डैम वगैरह का कंस्ट्रक्शंस करके फिर हम इन रिवर्स को कनेक्टेड कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो है डैम वगैरह के कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं, वेजिटेशंस हैं, और जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है, सेटलमेंट्स वगैरह हैं, वो बहुत अधिक अफेक्टेड होंगी। तो उसके लॉस और बेनिफिट को मेजर करके ही ये प्लान जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए इस पर लगभग 15 मीटिंग्स इस पर हो चुकी हैं, अलग अलग इनके प्रभाव को देख करके। तो ये था आपका चैप्टर। इस चैप्टर को आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें, इनके जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करें। कल हम पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन।